करेंगे अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो देखिए खनिज क्या है। तो क्या आपने कभी बिस्किट को बनते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप उनके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों के कई पदार्थ मिले होते हैं जो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चय रासायनिक संगठन हो, वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, मतलब आसानी से हमें प्राप्त नहीं होते, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका में। विविध प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों अर्थात विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अर्थात खनिज किसे कहते हैं हम? तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं है, वो क्या कहलाता है? हमारा खनिज कहलाता है। करेंगे खनिजों के प्रकार। तो खनिज के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका धात्विक और दूसरा हो गया आपका अधात्विक खनिज। उसी प्रकार से धात्विक खनिज को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, लौह और अलौह। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज होता क्या है? तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, अर्थात धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें घुती या चमक की विशेषता अधिक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातुएं जैसे आपका सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अर्थात अलौह किसको हम कहते हैं? जो आप धातु यूज़ करते हैं, सोना, चांदी, तांबा या सीसा। और लौह किसको बोलते हैं? जिसमें लोहा का मात्रा या मैग्नीज, क्रोमाइट ये जो पाया जाता है वो आपका हो गया लौह अयस्क। ये हो गया आपका धात्विक खनिज। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज मतलब क्या होता है? तो खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे आपका हो गया चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाए जाते? धातु नहीं पाए जाते हैं। खनिजों का निष्कर्षण। तो देखिए खनिजों के निष्कर्षण को भी 3 भाग में बांट दिया गया। पहला खनन, दूसरा प्रवेधन और तीसरा हो गया आपका आखनन। उसी प्रकार से खनन को 2 भाग में बांट दिया गया, वृत्तित खनन और कुपकी खनन। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। पृथ्वी के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ठीक, अब इसके 2 प्रकार हैं, तो वृत्तित खनन और दूसरा होता है आपका कुपकी खनन। तो देखिए वृत्तित खनन किसे कहते हैं? जो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं वो हो गया आपका वृत्तित खनन। और गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। जो कुपकी खनन क्या है? जो और गहराई में छिपे हुए होते हैं उसको कहा जाता है कुपकी खनन। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, अर्थात धरती के बहुत ही अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस और हमारा पेट्रोलियम। और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे कहा जाता है और आखनन। खनिजों का वितरण। तो देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं।
कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जैसे विशाल पठारों का निर्माण में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदान और नवीन वलित प्रवर्तकों के अवसादी शैल समूहों में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉक्सेल प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में भी पाए जाते हैं। हम खनिज तेल और कोयले का वितरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया का। तो देखिए चित्र में आपको दर्शाया गया है कि एशिया में चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं, ठीक है, और यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पाद करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पाद में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं पे देखते हैं हम दूसरा यूरोप। तो देखिए यूरोप में विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तो तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तीसरा आते हैं हम उत्तरी अमेरिका। तो देखिए चित्र में उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है, उनको ढूंढिए। अब देखिए उत्तरी अमेरिका अर्थात उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। जैसे हो गया आपका ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अब हाँ आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे जा रहा है, तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पाद है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पाद है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम और हीरा के सबसे विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अफ्रीका। तो देखिए चित्र में अफ्रीका का बताया गया है। तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में क्या है, धनी है। मतलब अफ्रीका खनिज संसाधनों के सबसे धनी क्षेत्रों में आता है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व के सबसे बड़ा उत्पाद है, इसके नाम से यह क्या है, संसाधनों में धनी है। तो दक्षिण अफ्रीका और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। जैसे तेल हो गया आपका, नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया और अंगोला में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का नाम आप सबने सभी सुना होगा, लेकिन ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, अब इसको देखते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पाद है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और वुलगार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़े निक्षेप हैं। चौथा चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम अंटार्कटिका। तो देखिए अंटार्कटिका किस लिए प्रसिद्ध है, तो विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका और भूविज्ञान पर्याप्त रूप से क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया जाता है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध
तो देखिए हमने विभिन्न बड़े बड़े देशों का देखा। अब हम देखते हैं भारत में वितरण। तो देखिए भारत में लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, सोना, चूना पत्थर या नमक, ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जिसको बताते हैं ना। तो लोहा तो भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप है। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। तो लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है अपना भारत में? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है अपने भारत में? तो इसके मुख्य उत्पाद क्षेत्र हैं आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अभ्रक तो अभ्रक का मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तांबा यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज तो भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब सोना तो भारत में कर्नाटक और कोलार में सोने के सबसे अधिक मात्रा पाए जाते हैं। यह खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। आगे देखते हैं हम चूना पत्थर। तो भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। नमक तो यह समुद्र, झील और सैलों में प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और क्या है? निर्यातक है। खनिजों का उपयोग। तो देखिए खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी, उपयोग भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण। तो देखिए खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन से हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अभी हमने देखा खनिज संसाधन। अब देखते हैं हम शक्ति। तो देखिए शक्ति आपके शरीर में भी जब आप भोजन करते हैं तो आपको शक्ति प्रदान होता है। उसी प्रकार से जब किन किन क्षेत्रों में शक्ति का लगना आवश्यक होता है। तो देखिए शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतीक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप में परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत स्रोत। तो देखो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो खनिज तेल से लाभ क्या क्या होता है? तो आसानी से परिवहनीय और हो सकता है और पेट्रो रासायनिक उद्योग का आधार है। लेकिन लाभ क्या है प्राकृतिक गैस से? तो देखिए आसानी से परिवहनीय है, पाइपलाइन हो सकता है। प्राकृतिक गैस तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ हो सकते हैं, तेल से भी सस्ता हो सकते हैं, लेकिन हानि भी होता है। जहाँ पे लाभ होता है वहाँ हानि भी निश्चित होता है। तो देखिए तेल, अधिप्लाइन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? अपक्षय हो जाता है, लेकिन प्रदूषण का कारण लंबे समय तक चलता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसानी से नहीं हो पाता। लेकिन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में तो जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? ईंधन और कोयला है। तो ईंधन के क्या लाभ हैं? यह क्या है? सुप्राप्य है, लेकिन हानि क्या है? तो संग्रहण में अधिक समय का उपयोग होता है। बहुसंख्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है ईंधन, तो प्रदूषण फैलाने वाला हरित गृह प्रभाव को वृद्धि करता है। कोयला का देखते हैं हम। तो कोयला से लाभ क्या है? विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है, प्रदूषण का स्रोत है। इसकी हानि क्या है? यह प्रदूषण का स्रोत है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, तो परिवहन के लिए क्या है? भारी है।
और वहीं पे हम देखते हैं जल विद्युत, ऊर्जागत परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जल विद्युत को देखते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं? प्रदूषण मुक्त होता है, तो हानि में क्या, स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। लाभ में सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, लेकिन निम्न क्षेत्रों का क्या होता है, जलपयन भी हो सकता है, मतलब जल प्रदूषण हो सकता है। वहीं पे जल क्या है, सस्ता पड़ता है, तो स्थापित करने का खर्चीला भी बढ़ जाता है। ये हो गया आपका क्या, ऊर्जा के परंपरागत ईंधन। तो इसका उपयोग आप पकाने में और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे हैं, ताप और दबाव के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। अब जीवाश्मी ईंधन अर्थात जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह उनके लिए निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होने। कोयला यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल और दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप रूप में पाया जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल और झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम। तो देखिए, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्कीकरणशाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद देश इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पाद क्षेत्र असम में, मुंबई में, बॉम्बे ढाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित है। प्राकृतिक गैस। तो देखिए, पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और जब निर्मुक्त होती है और अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पाद हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व में बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि के चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है और अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन को स्वच्छर विकल्प है। जल विद्युत। तो बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी का जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन से ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है।
विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर सकता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूपातीय ऊर्जा के उपयोग की क्या है, आवश्यकता है। सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों और सौर पैनलों से तापन और प्रकाश की शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग और सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी हो सकता है। आपने सौर कुकर के बारे में भी सुना है। इसका उपयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, तो कार की एक पुरानी ट्यूब लें और उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप पानी मिलाएं। उसको एक ढक्कन से बंद करें और ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप पर खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में क्या हो जाता है, पक जाता है। पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का एक उपयोग अनाजों और पिसनों और जल निकालने के लिए भी किया जा रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियां के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पाद में उल्लेखनीय हैं। देखिए, आप ये भी जानते होंगे कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ है, तो कहाँ है वो, स्कॉटलैंड में है। परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक से संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यह पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों से नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइड बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में हैं। कलपक्कम महाराष्ट्र में, तारापुर राजस्थान में, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश में, नरोरा और कर्नाटक में कैंगा है। भूपातीय ऊर्जा। तो देखिए, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूपातीय ऊर्जा कहलाती है। किसे कहते हैं, भूपातीय ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जा सकती है उसे हम भूपातीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से
गर्म जल के स्रोत के रूप में भूपातीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूपातीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूपातीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की घाटी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, तो देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुना।